जय हिंद, ऑल ऑफ यू। तो यूपी स्पेशल की क्लास हमारी आपकी जो है वो अनवरत रूप से जारी है और यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष की आज हमारी जो यात्रा है वो यात्रा पहुंच चुकी है ड्रेनेज सिस्टम पर। मतलब अब जो हम आप टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक होगा ड्रेनेज सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अपवाह क्षेत्र। अब अपवाह क्षेत्र हम आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होने के लिए बोल दें कि आपके माइंड में वो चीजें सामने आने लगे। इस टॉपिक में जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो टॉपिक होगा रिवर्स का, नदियों का चैप्टर हम आप पढ़ने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं और उन नदियों का बहाव क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, बेसिन दैट इज ड्रेनेज एरिया क्या है, ये टॉपिक हम आप कवर करने जा रहे हैं। तो आ जाइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश अपवाह क्षेत्र। उत्तर प्रदेश अपवाह क्षेत्र जिसे क्या कहा जाता है, ड्रेनेज एरिया, या आप ये कह सकते हैं चलिए अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र के साथ साथ आप इसको कहिए अपवाह तंत्र, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या बोला जाए, अपवाह तंत्र, जिसे कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। हम आप पढ़ने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम मीन्स क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ होता है कि किसी भी एरिया से या किसी भी क्षेत्र से होकर जब पानी का बहाव होता है, वाटर का जो है वो फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है या फ्लूइड दैट इज वाटर होता है, तो उसे हम आप ड्रेनेज कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अपवाह क्या है। एक लाइन समझ लीजिएगा, अपवाह दैट इज ड्रेनेज, समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रेनेज का अर्थ होता है जब पानी, जल किसी एक सर्टेन और डेफिनिट पाथ से होकर जब वो फ्लो होता है तो उसे अपवाह कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि जैसे एक नदी होती है, रिवर होती है, उस रिवर का जो पाथ होता है वो अप्रोक्सीमेटली फिक्स होता है। नदी एक अपने निश्चित मार्ग से होकर के फ्लो होगी। हां, समय समय पर हो सकता है कि वो अपना मार्ग कभी कभी कुछ नदियां बदल सकती हैं, या बरसात के मौसम में पानी की क्वांटिटी जब बढ़ जाए तो वो अपने एरिया को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्र है बहने का वो अप्रोक्स सर्टेन होगा, मतलब वो इधर उधर रास्ता नहीं भटकेंगी, उसे ड्रेनेज कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन में अगर आप देखिए तो लिखा जाएगा निश्चित मार्गों से, निश्चित मार्गों से। अब निश्चित मार्गों से का क्या मतलब है कि डेफिनिट पाथ, डेफिनिट पाथ, निश्चित मार्गों से जल के बहाव को, मतलब फ्लो होना, फ्लो, बहाव को अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह मीन्स ड्रेनेज कहते हैं। सीधा सा हमने कहा कि जल एक निश्चित मार्ग से जब जो है वो फ्लो होता है तो उसे क्या कहा जाता है, अपवाह कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा है अपवाह तंत्र। क्या है, अपवाह तंत्र। अब यहां जब हम आप कहेंगे निश्चित मार्ग,
तो वो निश्चित मार्ग जो होगा वो नदियां होंगी। यहां किसकी बात होगी? तो यहां बात होगी रिवर की। किसकी बात होगी? रिवर की बात होगी। हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगला आपका जो पॉइंट होगा वो क्या है? वो है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम समझिएगा, इस शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं अपवाह तंत्र। अब एक शब्द अपवाह है। अपवाह तो आप समझ गए कि जो अलग अलग जो है रास्तों से जब नदियां बहें, मतलब अलग अलग रास्ते पानी बहने के, लाइक रिवर हो गया। सिस्टम मतलब होता है टू आर मोर देन ऑर्गन, मतलब जब दो या दो से अधिक उसके जो है ब्रांच या ऑर्गन हो जाते हैं, अंग हो जाते हैं, तब उसे हम सिस्टम कहते हैं। अब यहां क्या होगा कि नदियों के जाल को, इंपॉर्टेंट है समझिएगा, नदियों के जाल को, नदियों के जाल को, इसका मतलब होगा रिवर का जो नेटवर्क है। जाल मीन्स यहां पर क्या होगा? नेटवर्क। मतलब नदियों के जाल को क्या कहा जाता है? उस नदी का अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिए, जब बहुत सारी नदियां क्या करती हैं? आपस में मिलती हैं किसी बड़ी नदी में, जिसे हम आप ट्रिब्यूटरी कहते हैं। एक बड़ी नदी हो और उसमें आकर मिलने वाली और कई नदियां हो, तो उन्हें पूरा मिला करके क्या कहा जाता है? उन्हें मिलाकर कहा जाता है रिवर सिस्टम। और उसी रिवर सिस्टम को यहां ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है। अब ड्रेनेज सिस्टम की जब बात होगी तो ये हुआ नदियों के जाल को। अब जैसे गंगा रिवर है, गंगा रिवर के साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी उसकी सहायक नदियां आकर के मिल जाती हैं, और उनके मिलने से पूरा जो सिस्टम या जाल बन जाता है, उसी जाल को कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। उसे ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। आई बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, अपवाह तंत्र जो होगा, इसी अपवाह तंत्र को समझना है कि ये जो अपवाह तंत्र है, इसी अपवाह तंत्र को हम आप डिवाइड करते हैं, जिसे कहा जाता है नदी तंत्र। क्या कहा जाता है? जिसे हम आप नदी तंत्र कहते हैं, जिसे हम रिवर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं रिवर सिस्टम। याद रखिए, इसे क्या कहा जाता है? रिवर सिस्टम कहा जाता है। अब चूंकि हम आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो रिवर सिस्टम है, उत्तर प्रदेश में जो नदी तंत्र है, क्योंकि हमें और आपको यही देखना है, समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश का नदी तंत्र, अब जो हमारे यहां का रिवर सिस्टम है, मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो रिवर सिस्टम है, समझिएगा, ये रिवर सिस्टम देखा जाए तो इसे तीन भागों में डिवाइड करेंगे। उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र को, रिवर सिस्टम को डिवाइड किया जाता है, मींस इसका जो डिवीजन है, उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा जाता है। अगर आप देखिए तो इनका जो डिवीजन है, डिवीजन, ये डिवीजन कितने रूपों में होगा? तो ये डिवीजन है तीन रूपों में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। एक होगा हिमालयन रिवर, इंपॉर्टेंट है। एक क्या होगा? तो एक होगा हिमालयन रिवर सिस्टम। एक क्या होगा? हिमालयन रिवर सिस्टम होगा, हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसे कहा जाता है हिमालयी नदी तंत्र। क्या कहेंगे? हिमालयी नदी तंत्र के नाम से जाना जाएगा। दूसरा जो होगा
जिसे कहा जाएगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। कौन सी? पेनिनसुलर, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम जिसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर मीन्स प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के नाम से जाना जाएगा। जो इसका थर्ड पार्ट होगा उसे कहा जाएगा प्लेनिक, याद रखिए उसे क्या कहा जाएगा? प्लेनिक रिवर सिस्टम। प्लेनिक रिवर सिस्टम, इस प्लेनिक रिवर सिस्टम को क्या कहा जाएगा? इसे मैदानी नदी तंत्र कहा जाएगा। कौन सी नदी तंत्र? मैदानी नदी तंत्र। तो उत्तर प्रदेश में जब आप नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो रिवर सिस्टम है वो 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। एक हिमालयी रिवर सिस्टम, दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, तीसरा प्लेनिक रिवर सिस्टम, दैट इज हिमालयी नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और मैदानी नदी तंत्र। अब है क्या, इसमें हमें एक एक अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे तो हम आप बात करेंगे हिमालयी रिवर सिस्टम की। किसकी बात होगी? हिमालयी रिवर सिस्टम की। और बेसिकली इसमें क्या पढ़ना होगा कि हिमालय जो हिमालय है वहां से जो रिवर निकलेंगी उन पूरी रिवर, दैट इज एक मेजर रिवर लाइक गंगा हो जाएगी और उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज होंगी उनको मिला करके पढ़ा जाएगा हिमालयी रिवर सिस्टम। तो अब अगला टॉपिक हम आप इसी फर्स्ट पार्ट को क्या करेंगे, वो हम लोग स्टडी करेंगे। याद रखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आप फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो फर्स्ट की बात करेंगे। आ जाइए समझते हैं। सबसे पहले हमने आपसे कहा है कि हम आप क्या पढ़ेंगे? हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम जिसे कहा जाएगा हिमालयी नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र। अब समझिएगा हिमालयी नदी तंत्र क्यों नाम है? क्योंकि इसमें वो नदियां पढ़ी जाएंगी जिनका ओरिजिन कहां से होता है? हिमालय से होता है। कहां से होता है? हिमालय से होता है। अब ध्यान दीजिए, हिमालयी रिवर सिस्टम में सबसे पहले हम आप इनका फीचर पढ़ेंगे। ये जो नदियां होंगी इनका फीचर क्या होगा, मीन्स इनकी विशेषता क्या होगी। समझिएगा विशेषता। अब विशेषता में जब आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले इन नदियों का उद्गम स्थल कहां पर होगा? तो इन नदियों का उद्गम स्थल बेसिकली हिमालय होगा। तो जो इनका ओरिजिन सोर्स है, ध्यान में रखना है, इनका जो ओरिजिन सोर्स है वो ओरिजिन सोर्स कहां होगा? वो ओरिजिन सोर्स होगा आपका हिमालय में। ओरिजिन सोर्स दैट इज इनका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। और इनका उद्गम स्थल कहां होगा? हिमालयन रेंज होंगी, हिमालयन रेंजेस। ध्यान रखिए इनकी जो ये आपका हिमालयन रेंजेज होंगी। एक पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये जो रिवर हैं इनका जो ओरिजिन सोर्स होगा वो क्या होगा? बड़े बड़े ग्लेशियर्स होंगे। चूंकि अगर हिमालय पर इनका ओरिजिन सोर्स है तो हिमालय पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। हिमालय पर क्या पाई जाती हैं? हिमानियां पाई जाती हैं। तो इनका जो ओरिजिन सोर्स होगा वो क्या होगा? तो वो ओरिजिन सोर्स होंगे ग्लेशियर्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है
कि इनका ओरिजिन सोर्स क्या होंगे, वो ग्लेशियर्स होंगे। मतलब हिमालय पर इनका ओरिजिन सोर्स होगा और हिमालय पर ओरिजिन सोर्स होने के कारण इनका जो मेन ओरिजिन सोर्स होगा, उद्गम स्थल होगा, वो ग्लेशियर होंगे। एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि इन रिवर का जो ओरिजिन सोर्स है वो कहां होता है, तो ग्लेशियर होता है। और ग्लेशियर चूंकि हिमालय पर लार्जेस्ट ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण वहां पर आपको हमेशा ग्लेशियर्स मेल्ट होने के साथ, वाटर में कन्वर्ट होने के साथ, इन रिवर्स में वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो सफिशिएंट होगी। मतलब इन नदियों में हमेशा पानी क्या होगा, भरा होगा, पाया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या मेंशन करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे कि ये इन नदियों में क्या होता है, हमेशा इन नदियों में हम आप देखें तो क्या कहेंगे, इन नदियों में हमेशा पानी की उपलब्धता होती है, पानी की उपलब्धता होती है। मतलब कि इनमें ऑलवेज जो है वो वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, पानी की उपलब्धता हमेशा होती है। दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा कि ये नदियां जब हमेशा पानी होगा इनके पास, तो ये नदियां क्या होती हैं, ये नदियां सदाबाहिनी होती हैं, सदाबाहिनी होती हैं, सदावाहिनी होती हैं। मतलब ये हमेशा बहती रहती हैं। ये क्या होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। एक पॉइंट, हमेशा बहती रहती हैं, ये हमेशा बहती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दीजिए, तो आपको पॉइंट ये मिलेगा कि ये हमेशा जब बहती रहती हैं तो इन्हें कहा इनका जो ओरिजिन सोर्स है, अभी हमने कहा था ओरिजिन सोर्स कहां है, ग्लेशियर में है। तो जब ग्लेशियर में है तो ये स्नोफेड रिवर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रिवर कैसी होती हैं, स्नोफेड। स्नोफेड मीन्स होता है जिनका सोर्स जो है वो क्या होता है, ग्लेशियर हो। इसे कहा जाता है हिमानीकृत नदियां होती हैं। हिंदी में क्या कहते हैं स्नोफेड को, तो हिमानीकृत। तो ये नदियां हिमानीकृत होती हैं। तो आप इतना पॉइंट्स आप समझे कि ये जो नदियां होती हैं ये हमेशा सदा बहार, मतलब हमेशा सदाबाहिनी होती हैं। एक पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें मेंशन करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इन नदियों द्वारा गंगा का मैदान, या उत्तर भारत का, ऐसे कह सकते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है, विशाल मैदान बना है। मतलब कि जो ग्रेट प्लेन है, नॉर्थ का जो ग्रेट प्लेन है, ये ग्रेट प्लेन किनके द्वारा बनाया गया है, तो ये आपका नॉर्थ का जो ग्रेट प्लेन है, ये ग्रेट प्लेन बनाया गया है इन्हीं नदियों द्वारा। तो आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट आप ये जोड़ सकते हैं कि अगर ये नदियों इन्हीं नदियों द्वारा बनाई गई है तो ये क्या करती हैं, ये जो मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र किससे बना होगा, ये मैदानी क्षेत्र एलॉयबल सॉइल से बना हुआ है। मतलब कि ये एलुवियल सॉइल से बना है। ये मैदान किससे बना है, एलुवियल सॉइल, दैट इज जलोढ़ मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। और जिसको किसने बनाया है, तो जिसको बनाया है हिमालय से निकलने वाली नदियों ने। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए कि ये मिट्टी
उपजाऊ होती हैं। क्या होती हैं? उपजाऊ। मतलब ये जो मिट्टी होती है, सॉइल होती हैं, ये कैसी होती हैं? तो ये फर्टाइल होती हैं। ये कैसी होती हैं? फर्टाइल होती हैं। और ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है। इस क्षेत्र में आप जानते हैं। तो ये था आपका, क्या कहते हैं इसे? इसे हम आप कहते हैं कि जो हिमालयी नदियां हैं, उन हिमालयी नदियों का फीचर क्या है? ये सारे इसके फीचर होते हैं। ध्यान दीजिए, ये सब इनके फीचर जो है वो होते हैं। चलिए, ये तो हो गई हिमालयी नदियों, मतलब कि जो हिमालयन रिवर हैं, उन हिमालयन रिवर की विशेषता क्या होती है। हमने आपसे अभी कहा कि ये नदियां चूंकि ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए इन्हें स्नोफेड रिवर कहा जाता है। ये स्नोफेड रिवर जो होती हैं, इनमें हमेशा साल भर पानी पाया जाता है और ये कभी सूखती नहीं है। ध्यान में रखना है, ये नदियां कभी सूखती नहीं है, इनमें हमेशा पानी जो है वो होता है, क्योंकि ग्लेशियर से निकल रही हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर से निकल रही हैं, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलता रहता है और इन नदियों को पानी जो है वो हमेशा मिलता रहता है। आई बात समझ में? आगे हम लोग बढ़ेंगे, इतने पॉइंट्स आपको पूरा इसमें जो है वो डिस्क्राइब करना होगा। आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ये सब तो हम आप पढ़ चुके हैं, आगे आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आइए कि आ जाइए, अब हम लोग देखेंगे हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये देखेंगे कि हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं। हिमालयन रिवर की बात करेंगे, हिमालयी नदियां। अब हिमालयी नदियों में दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक क्या होगा, चूंकि हम आप भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें दो लोग होंगे। एक तो हिमालयी नदी में होगा गंगा रिवर, गंगा रिवर, गंगा नदी, और गंगा की सहायक नदियां। चूंकि मेजर रिवर जो है वो कौन होगी, तो वो गंगा होगी, गंगा की सहायक नदियां। मतलब कि गंगा की हम आप क्या पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरीज को। अब ट्रिब्यूटरीज में आप जरा ध्यान दीजिए, ये है हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियां होंगी, ये गंगा नदी हो जाएगी। अब यहां पर हम आपको ये बताएं, चूंकि हमें सबसे पहले गंगा को पढ़ना होगा, तो जो गंगा से निकलने वाली नदियां हैं, खासकर हिमालयी नदियां, आ जाइए पहले हम आपको ऐसे समझा दें। इन हिमालयी नदियों को हम आप ऐसा समझेंगे, समझिएगा कैसे समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज जो इसकी सहायक नदियां हैं, उनको दो वर्गों में विभाजित किया जाए। एक वर्ग होगा जिन्हें कहा जाएगा लेफ्ट बैंक और एक राइट बैंक। एक होगी कौन सी, तो लेफ्ट बैंक रिवर, रिवर ना कहिए आप, इसको ट्रिब्यूटरीज कह लीजिए, ट्रिब्यूटरीज। और एक होगी जिसे कहा जाए, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दाएं, दाएं तट की नदियां, और इसे कहा जाएगा लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज। इसे कहेंगे बाएं,
तट की नदियां। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो नदियां जो बाएं तट पर आकर मिलती हैं और वो नदियां जो दाएं तट से आकर मिलती हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन ना रखिएगा। जब कभी कहा जाए कि बायां तट और दायां तट, तो ये समझिएगा, आप इमेजिन करिए जैसे अगर आप गंगा नदी की बात करें तो जब आप एटलस में देखोगे तो चूंकि हम आप जानते हैं ज्योग्राफी में ये डायरेक्शन नॉर्थ का होता है, ये डायरेक्शन साउथ का होता है, ये डायरेक्शन ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो जब आप एटलस में देख रहे हैं, अगर आप ऐसे इमेजिन कर रहे हैं तो भी, और एटलस में देख रहे हैं तो भी, अगर गंगा नदी का जो अपवाह है इस डायरेक्शन में अगर है, मतलब ऐसे अगर आ रही है, तो हम आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन अगर चलिए ये पश्चिम है तो इधर की डायरेक्शन पूरब हो जाएगा, मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे अगर है। तो जब कभी नदी आप पढ़ रहे हो और राइट और लेफ्ट की बात आए तो हमेशा इमेजिन करिए कि वो नदी किस दिशा में बहती है। अगर वो नदी पश्चिम से पूरब दिशा में बहती है तो आप खुद को इमेजिन करिए कि आपका मुख पूरब दिशा में है, और जब इमेजिन करोगे कि आपका मुख पूरब दिशा में है क्योंकि नदी पूरब दिशा में बह रही है, तो जो आपका हैंड होगा, जो आपका हाथ होगा, जो हाथ आपका लेफ्ट जा रहा होगा वो लेफ्ट बैंक हो जाएगा, जो राइट बैंक होगा वो राइट बैंक हो जाएगा। तो हमेशा ये इमेजिन करिएगा कि नदी किस दिशा में बह रही है। अगर हम लोग देखें उस दिशा को जब आप इमेजिन कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा राइट बैंक होगा और कौन सा लेफ्ट बैंक होगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, पहले ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल जो है चीज ऐसी है जिसे आप कॉन्सेप्चुअल तो नहीं कहेंगे लेकिन एक ट्रिकी चीज है, समझिएगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे करके समझाएं कि ये नदी है, ये मान लिया पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा, और ये पूरब दिशा है, कॉर्नर ही, इसको नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। ये मान लिया ऐसे नदी बह रही है और ये हमने माना चलिए गंगा नदी है, और ये आई आपकी कहां पे, तो ये बे ऑफ बंगाल में आई। अब आप देखो ये दिशा पूरब है और ये दिशा पश्चिम है, नदी किधर बह रही है, पश्चिम से पूरब। अब आप अपना अपना जो है डायरेक्शन है उसे इमेजिन करो आप पूरब हो। अब मैंने मान लिया ये डायरेक्शन पूरब है तो हमने भी ऐसे पूरब की तरफ खड़े हो गया। अब मेरा राइट ये है, मतलब ये राइट बैंक हो गया रिवर का, ये हमारा लेफ्ट है तो ये लेफ्ट बैंक हो गया। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जो रिवर आपकी इस डायरेक्शन से आएगी, कौन से डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, मान लिया ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये आपका हो जाएगा, ये राइट बैंक हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसे हमने मुंह किया तो मेरा राइट ये जा रहा है तो राइट इधर है, मतलब ये राइट है तो इसके इधर वाला हम मानेंगे, तो ये जो बैंक हो जाएगा ये बैंक आपका राइट हो जाएगा, समझिएगा। और जब चूंकि उधर वाला, चूंकि ये तो 2D में है, 3D तो है नहीं कि हम आपको सारे जो है समझ पाएंगे, ये तो चिपका हुआ है 2D में। और जब आप देखो कि मेरा लेफ्ट उधर जा रहा है तो उधर मतलब ये हो जाएगा, इधर से जो रिवर आकर के मिलेंगी ऐसे, इनको कहा जाएगा लेफ्ट बैंक। इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा लेफ्ट बैंक। ये हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में जो आएगा, ये अभी हमने बताया है कि ये आपका हो जाएगा राइट बैंक। अभी हमने क्या बताया है, इसे हमने आपको बताया है कि ये है आपका राइट बैंक, ये आपका राइट बैंक। तो ध्यान दीजिएगा, ये राइट बैंक है, ये लेफ्ट बैंक है।
कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस हाँ, अब यहां जरूरत पड़ेगी आपको एटलस के थ्रू ये समझ के रखना होगा कि वो रिवर एक्चुअल में किस डायरेक्शन में बह रही है, किस डायरेक्शन में बह रही है। जैसे हमने गंगा का एग्जांपल ले लिया, हम मान लें ये गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर तो इसी डायरेक्शन में पूरब की तरफ बहती हुई जाती है और हमारे बे ऑफ बंगाल में जाकर के जो है वो उसका ओरिएंटेशन हो जाता है। तो ये ऐसे समझेंगे आप कि कौन सा राइट बैंक है, कौन सा लेफ्ट बैंक है। रिवर जिस डायरेक्शन में बह रही होगी उस डायरेक्शन में हम अपने आप को इमेजिन करेंगे, जो मेरा राइट होगा वो रिवर का राइट बैंक होगा, जो मेरा लेफ्ट होगा वो लेफ्ट राइट जो है रिवर का लेफ्ट बैंक होगा। अब इतनी बात आपकी क्लियर जरूर हो गई होगी। हम लोग अब देखते हैं कि इसी से रिलेटेड जो अभी हम आपको बता रहे थे उसको जो है हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने देखे राइट बैंक और लेफ्ट बैंक बता रखा है। अब अगर हम लोग देखें, समझिएगा, इसमें अगर आप गंगा की बात करेंगे तो जब गंगा की हम लोग चर्चा करेंगे तो कुछ नदियां इसकी राइट बैंक में होंगी और कुछ इसकी जो है वो लेफ्ट बैंक में होंगी। तो ये दोनों हमें पढ़ना होगा, जो अभी जस्ट हम लोग जो है वो आगे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप यहां देखिए तो ये राइट बैंक है। राइट बैंक का मतलब इधर वाली, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको समझाया है, जब आपसे कहा जाएगा राइट बैंक तो राइट बैंक तो ये हो रहा है इस डायरेक्शन में, वो लेफ्ट बैंक हो रहा है। तो जब हम लोग बात करेंगे किसकी, बात करेंगे राइट बैंक की, तो राइट बैंक में आप देखिए यमुना, यमुना तो इसी डायरेक्शन में आती है ना। ध्यान दीजिए, जब हम लोग यमुना की बात करेंगे तो ये रिवर ऐसे जो आ रही है ये यमुना होगी, यमुना मतलब यमुना नदी हो जाएगी, एक सोन हो जाएगी, तो ये राइट बैंक हो जाएंगी। तो जो नदियां आपको दिखेंगी राइट बैंक वाली, तो राइट बैंक में दो रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक कौन सी है, तो एक नदी है यमुना, यमुना राइट बैंक में जो है ये शामिल की जाती है, और एक है सोन। कौन सी नदी है, सोन। गंगा की ये दो जो है सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी गंगा और एक है आपकी सोन रिवर। लेकिन जब आप बाएं तट पर आएंगे, बाएं तट का मतलब आप जस्ट तुरंत आप समझे हुए हैं कि ये बायां तट है, तो ये बाएं तट में जैसे ये नदी हो गई, ये आपकी रामगंगा हो गई, रामगंगा हो गई। उसके बाद आपको जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको जैसे मान लिया घाघरा मिल गई, है ना, घाघरा। आप आगे जाएंगे बिहार वाले, उसमें तो कोसी मिल जाएगी, आपको बूढ़ी गंडक मिल जाएगी, महानंदा मिल जाएगी, यहाँ पर आते आते आपको महानंदा मिल जाएगी। सबसे ईस्ट में जो है गंगा की वो बाएं तट से मिलने वाली नदी महानंदा हो जाएगी। तो अब यही चीज हम लोगों को जो है वो ध्यान देना है। तो बाएं तट पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप, इसमें रामगंगा नदी पढ़ेंगे। इसमें हम, चूंकि यूपी में तो बहती है रामगंगा, कन्नौज के पास आकर के गंगा में मिलती है। उसके बाद हम लोग देखें तो इसी में हम लोग जैसे घाघरा की बात करेंगे, घाघरा की बात करेंगे, जैसे हम लोग गोमती की बात करेंगे, है ना। लेकिन याद रखिएगा ये हिमालयी नदी नहीं है, गोमती को आप हिमालयी नदी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र से निकलेगी, इसलिए इसको यहां से हटाना होगा। तो हम लोग इसमें जैसे आपकी जो है क्या होगी, कोसी हो जाएगी, वो इसकी सहायक नदी। जैसे आपकी जो है गंडक, बूढ़ी गंडक हो जाएगी, ये इसकी सहायक नदी। ये सब हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो इसका जो मेन जो है रिवर है वो गंगा है, गंगा की बात की जाएगी। तो अब हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और बात किसकी करेंगे, गंगा की। गंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश में जो है वो बहती है। और आप जानते हैं कि भारत का जो आपका वाटरवेज है, मतलब वाटरवेज 1, याद रखिए वाटरवेज 1 वो इसी गंगा से होकर के आपका हल्दिया तक जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये हल्दिया से लेके हम कहां जाते हैं, आसाम तक जो है इसका जो है वो बहाव क्षेत्र है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो आ जाइए, हम लोग बात किसकी करेंगे, गंगा नदी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर को हम लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। गंगा नदी, गंगा रिवर की बात होगी। आ जाइए, अब बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग देख चुके हैं। इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका ओरिजिन सोर्स, ओरिजिन सोर्स, उद्गम स्थल।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। चूंकि हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय की जो मेन हिमालय है उसकी 3 रेंजेज हैं, उसी में आप ध्यान देंगे उत्तराखंड में। समझिएगा, जैसे ये उत्तराखंड का रीजन हो, और ये हमारा उत्तर प्रदेश हो ऐसे। ठीक, समझिएगा, उत्तराखंड में आप ध्यान देंगे तो ये रीजन समझिएगा, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। मान लिया यहां पर ये कौन सा जो है आपका स्टेट है, तो ये है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड से खंड में यहां पर ये एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। क्या नाम है? इसका नाम है उत्तरकाशी। और ये जो उत्तरकाशी जिला है ये हिमालय का जो गढ़वाल है, गढ़वाल हिमालय जो है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हिमालय है उसको 2 पार्ट में जो है, खासकर उत्तराखंड हिमालय को गढ़वाल और कुमायूं। तो जो गढ़वाल हिमालय है, क्योंकि हिमालय का कौन सा प्रादेशिक या रीजनल पार्ट? गढ़वाल हिमालय। चूंकि उत्तराखंड हिमालय को 2, गढ़वाल और आपका कौन सा? कुमायूं हिमालय। तो जो गढ़वाल हिमालय है, इसी गढ़वाल हिमालय पर एक ग्लेशियर है, उत्तरकाशी जिला की बात कर रहा हूं, जिसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। तो यहां पर आपका ये है गंगोत्री ग्लेशियर। इसका हमने नाम क्या रखा? तो इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। समझिएगा, ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर हुआ। वहीं पर इधर इसी हिमालय वाले रीजन में बेसिकली आप यहां कह लीजिए, यहां पर आपको ये एक आपको ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? तो उसका नाम होगा सतोपंथ। कहीं कहीं सतोपथ लिख दिया गया है, सतोपंथ ग्लेशियर। और इस सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है एक धारा नदी के रूप में जिसका नाम है अलकनंदा। क्या निकलती है? अलकनंदा। अब इसे नदी कह दीजिए, अलकनंदा नदी या अलकनंदा की धारा निकलती है। अब 2 हमने बताया, एक गंगोत्री ग्लेशियर है और एक हमने आपको बताया है अलकनंदा है। अलकनंदा मतलब जहां से निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर है। जब ये दोनों अलकनंदा से निकलने वाली जो धारा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली जो धारा है, उस धारा का नाम है भागीरथी। उस धारा का नाम क्या है? भागीरथी। और भागीरथी जो धारा है, जब यही भागीरथी धारा, ध्यान दीजिएगा, भागीरथी धारा और अलकनंदा धारा, ये दोनों धाराएं समझिएगा, जब भागीरथी धारा और अलकनंदा धारा जब ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं तो इनके जुड़ने को ही आगे कहा जाता है गंगा नदी। याद रखिए, गंगा नदी में 2 धारा है, एक भागीरथी धारा और एक अलकनंदा धारा, अलकनंदा नदी कहिए। जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इन्हें कहा जाता है गंगा नदी। और ये गंगा नदी, ये दोनों जहां मिलती हैं, मतलब जो इनका मीटिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा,
जो इनका मीटिंग पॉइंट है, उस मीटिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं देवप्रयाग। इस मीटिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है देवप्रयाग। तो ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी कहां से गंगा नदी होती है? देवप्रयाग से। और देवप्रयाग में गंगा और अलकनंदा दोनों आपस में मिल जाती हैं। यहीं के बाद गंगा नदी का जो है वो उद्गम होता है। तो ये पॉइंट्स आप समझे होंगे कि गंगा नदी का आखिर उद्गम कहां से और कैसे होता है। ये हम आपको डायग्रामेटिकली ऐसे जो है मतलब है जब मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश किया। अब समझिएगा, जब हम ओरिजिन सोर्स की बात करेंगे तो गंगा का आपको बेसिकली जो ओरिजिन सोर्स आपको दिखेगा वो सोर्स बताया जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से बताया जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन एक्चुअल में केवल गंगोत्री ग्लेशियर नहीं है, गंगोत्री ग्लेशियर के साथ आपका सतोपंथ ग्लेशियर भी है। ध्यान में रखिएगा, सतोपंथ ग्लेशियर भी जो है इसमें आपका शामिल होता है। अब ये इतना पॉइंट्स आप समझ गए हैं। अब एक पॉइंट हम आपको बताएंगे कि जो अलकनंदा धारा है, इस अलकनंदा धारा में और कई धाराएं आकर मिलती हैं। उनके मिलने को मतलब उन धाराओं के मिलने का जो स्थान है, जो उनका मीटिंग पॉइंट है, उसी मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा में जो धाराएं आकर मिलती हैं, उस धारा के मिलने का जो स्थान है, उस स्थान को क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। क्योंकि ये प्रयाग जो नाम बनता है, ये रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक दृष्टि से एक जो है एक दिव्य स्थान माना जाता है। इसीलिए उत्तराखंड में कई प्रयाग मिलेंगे जिन्हें 5 प्रयाग, क्योंकि पंच प्रयाग बोलते हैं, उसमें 5 प्रयाग शामिल होते हैं। और उन्हीं पंच प्रयागों का एक जो है कह सकते हैं स्पिरिचुअली, दैट इज उनका किस रूप में महत्व है, इंपॉर्टेंस है? तो आध्यात्मिक रूप से इंपॉर्टेंस है। खासकर सनातन और हिंदू धर्म के लोग इन स्थानों को पवित्र और अपना देव स्थान जो है वो मानते हैं। तो बात समझिएगा, ये अभी हमने आपको बताया है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी केवल गंगा नदी नहीं है, गंगा नदी में कई और धाराएं आकर मिलती हैं और उन्हीं धाराओं के मिलने के स्थल को हम लोग जो है आगे उसको जो है गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब एक पॉइंट, अभी हमने कहा पंच प्रयाग। अब पेपर में आप देखेंगे खासकर प्रीलिम्स में भी, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ये आपका पंच प्रयाग आदि है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि पंच प्रयागों में कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो देखा जाएगा आपका अलकनंदा और भागीरथी से पहले मिलने वाले मीटिंग पॉइंट की बात होगी। तो समझ लिया जाए कि इसमें कौन कौन सी धाराएं आकर मिलेंगी। आ जाइए, अभी हमने आपसे कहा कि जो अलकनंदा नदी है, सबसे पहले हम आप समझ लेते हैं किसको? अलकनंदा को। अलकनंदा की धारा, अलकनंदा की धारा क्लियर नहीं दिखेगा। हाँ, अलकनंदा की धारा, अब ध्यान दीजिए, इसे नदी भी कह देंगे, अलकनंदा नदी भी कह देंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका जो उद्गम स्थल है, समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल
ओरिजिन पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, तो इसका उद्गम स्थल आपको देखने को जो मिलेगा, वो उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा सतोपंथ ग्लेशियर। कहां दिखेगा अभी बताया है, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। ये कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। ये कहां पर है, उत्तराखंड में है, ध्यान में रखिएगा। ये है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कौन से जो है भाग पर, तो ये भी है गढ़वाल पार्ट पर, गढ़वाल हिमालय। हुमायूं और गढ़वाल दो है ना, गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालयन रेंज, यहां से ये निकलती हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें विभिन्न धाराएं आकर मिलती हैं, आकर मिलती हैं, ठीक। और जब इसमें अदर, अब धाराओं का मतलब हुआ नदियां, चूंकि अभी बात होगी पर्वतों की। जब कोई भी नदी नीचे आ जाती है, मतलब कि मैदानी क्षेत्र में, तो उसे हम धारा के रूप में, नदी के रूप में देख पाते हैं। लेकिन ये जो होगी एक धारा के रूप में होगी। और जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है, समझिएगा, जो धाराएं हैं उन धाराओं का जो मीटिंग पॉइंट है, अभी हमने आपको बताया है, वो है आपका प्रयाग। मीटिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, प्रयाग कहते हैं। एक बात। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि ये जो धारा है, ये जो आपकी धारा है, स्ट्रीम है, ये धारा आपकी कहां तक आती है, ध्यान दीजिएगा। ये धारा देवप्रयाग तक आती है। और देवप्रयाग वो स्थान है जहां भागीरथी आकर के अलकनंदा के साथ मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा के साथ क्या होती है, मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ये जो धारा है, ये आपकी इसमें देवप्रयाग में, इंपॉर्टेंट लाइन, देवप्रयाग, प्रयाग में किससे मिलती है, तो भागीरथी से मिलती है। किससे मिलती है, भागीरथी से मिलती है। और वही भागीरथी, जिस भागीरथी की बात की जाती है, जो कहां से निकलती है, तो वो भागीरथी, जो भागीरथी निकलती है आपकी कहां से, वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये था आपका प्रयाग की बात हुई। बीच में आप देखिए प्रयाग नाम आया और अब नाम आ गया आपका देवप्रयाग। अब इसी में हम आपको प्रयाग सारे जो है वो पढ़ाएंगे। प्रयाग में सबसे पहले हम आप बात करेंगे पंचप्रयाग की। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात होगी पंचप्रयाग की। पंचप्रयाग, पंचप्रयाग की बात होगी, समझिएगा। अब इसमें अभी हमने क्या बताया है कि पंचप्रयाग में दो चीजें होंगी। एक क्या होगी, एक तो होगी अलकनंदा धारा, अभी बताया है। कौन सी धारा, अलकनंदा धारा। अलकनंदा। और एक होंगी विभिन्न प्रकार की धाराएं, आने वाली अन्य धाराएं, ठीक। अब ये जहां मिलेंगी, इंपॉर्टेंट यही है, ये और ये धाराएं जहां मिलेंगी, इसी स्थान का नाम हो जाएगा पंचप्रयाग,
मतलब नाम हो जाएगा प्रयाग। और कुल कितने प्रयाग बनेंगे? 5 प्रयाग बनेंगे। याद रखिएगा 5 प्रयाग जो है हमें बनते हुए दिखेंगे। पंच प्रयाग का निर्माण होगा। कितने प्रयाग बनेंगे? तो 5 प्रयाग बनेंगे। मतलब कि अलकनंदा की जो धारा है उस अलकनंदा की धारा में कितनी धाराएं आकर मिलेंगी? तो उस अलकनंदा की धारा में हमें देखने को 5 धाराएं मिलेंगी। और जहां जहां वो धाराएं मिलेंगी वहां प्रयाग बनेगा। और सारे प्रयाग को कलेक्टिव रूप में क्या कहा जाएगा? पंच प्रयाग कहा जाएगा। आई बात समझ में? तो ये है आपके पंच प्रयाग। अब सबसे पहले हम आपको पंच प्रयाग नाम आपके समक्ष लाता हूं कि आखिर वो पंच प्रयाग कौन कौन से हैं। फिर उनसे रिलेटेड जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट्स या जो है इंफॉर्मेशन होगी, सूचना होगी, वो हमें और आपको जो है रख लेना होगा। अब पंच प्रयाग, 5 प्रयाग का हम लोग यहां पर नाम देखेंगे। मतलब वो पंच प्रयाग कौन कौन से होंगे समझिएगा। हम लोग बात करेंगे पंच प्रयाग की, तो ऐसे समझिए पंच प्रयाग। ये पंच प्रयाग कौन कौन से होंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा। एक आपका प्रयाग होगा जिसे कहा जाएगा विष्णु प्रयाग। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। विष्णु प्रयाग कौन सा प्रयाग होगा? तो विष्णु प्रयाग होगा। पहला हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग। दूसरा जो प्रयाग होगा वो आपका होगा नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग होगा? तो वो प्रयाग होगा नंद प्रयाग। तो ये हो जाएगा आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रयाग होगा समझिएगा, अगला जो प्रयाग होगा उस प्रयाग की हम आप बात करेंगे। नेक्स्ट प्रयाग जो होगा समझिएगा, वो प्रयाग आपका हो जाएगा जिसे कहा जाएगा कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग मतलब कि ये हो जाएगा कर्णा प्रयाग। ठीक। दूसरा मतलब कि थर्ड फोर्थ हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ जो प्रयाग हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कर्ण के बाद रुद्र प्रयाग। ध्यान में रखना है, अगला कौन सा हो जाएगा? रुद्र प्रयाग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगला जो प्रयाग हम आप पढ़ेंगे वो प्रयाग हो जाएगा रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? तो वो होगा रुद्र प्रयाग। ये पढ़ेंगे रुद्रा प्रयाग। और जो आपका नेक्स्ट होगा, अगला जो प्रयाग होगा समझिएगा, ये अगला प्रयाग आपका होगा जिसे कहते हैं देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका देव प्रयाग। तो कितने प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग हो गए। ये ही आपके, इन्हें ही क्या कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है पंच प्रयाग। क्या कहते हैं? इन्हें ही कहते हैं पंच प्रयाग। और इन्हीं प्रयागों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि पंच प्रयाग क्या है, पंच प्रयाग से संबंधित वो सारी इंफॉर्मेशन हम आप यहीं से देते हैं। अब चूंकि ये हम लोगों को बहुत अच्छे से इसको हम लोगों को कवर करना होगा, तो यहां से अब शुरू होगा कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी धाराएं मिलेंगी, नंद में कौन मिलेंगी, कर्ण में कौन मिलेंगी, रुद्रदेव में कौन मिलेंगी। और इसको हम लोग थोड़ा सा एज अ मैपिंग, एज अ पिक्टोग्राफी, चित्रात्मक रूप से देखेंगे। थोड़ा डायग्राम पर जो है देखेंगे कौन सी धारा कहां से आई, कहां मिली, और इसको जो है आराम से अच्छे से जो है ये कवर किया जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, इसको हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी से जोड़कर पूछे और चाहे वो फाइनली इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे। तो इसको हमें अच्छे से जो है वो पढ़ना होगा। और हमारी आपकी यूपी स्पेशल की क्लास जो है वो कंटिन्यू रूप से जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अब थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।